वाइकिंग युग आमूल परिवर्तन का काल था। हम साधारण लुटेरों की बात नहीं कर रहे हैं। इस महाकाव्य गाथा में क्रूर छापे, साहसिक समुद्री अन्वेषण, वैश्विक व्यापार और गहरी नॉर्स पौराणिक कथाओं का मिश्रण है, जिसने यूरोप को पुनः परिभाषित किया। यह समझने के लिए कि इन लोगों ने विश्व को किस प्रकार आकार दिया, हमें उनकी जड़ों, युद्धों, यात्राओं और देवताओं का पता लगाना होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो शुरू करें। वाइकिंग युग के उद्भव का श्रेय किसी एक घटना को नहीं दिया जा सकता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और तकनीकी कारकों के संगम को दिया जा सकता है। 793 ईस्वी में लिंडिसफर्ने पर हुए प्रसिद्ध हमले से पहले स्कैंडिनेवियाई लोग नॉर्वेजियन, डेन और स्वीडिश जनजातीय समाजों और नवजात राज्यों में रहते थे, जो अक्सर आंतरिक संघर्षों में उलझे रहते थे। वे किसान, मछुआरे, कारीगर और अनुभवी नाविक थे। वाइकिंग विस्तार के पीछे प्रारंभिक प्रेरक शक्ति काफी हद तक स्कैंडिनेवियाई कृषि भूमि की सापेक्षिक अधिक जनसंख्या तथा धन और प्रतिष्ठा की चाह थी, विशेष रूप से युवा कुलीनों के लिए जो अपने घराने के सख्त पदानुक्रम के बाहर अपना नाम बनाना चाहते थे। नौसेना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण सक्षम कारक थी। वह वाइकिंग जहाज या ड्रैगन जहाज और कर्राहट व्यापारी जहाज उस समय उत्तरी यूरोप में जहाज निर्माण की अद्वितीय निपुणता के प्रमाण हैं। वाइकिंग जहाज न केवल खुले समुद्र में तेज और स्थिर थे, बल्कि उनके उथले मसौदे ने उन्हें नदी के ऊपर की ओर गहरे तक जाने और दुश्मन की भूमि के हृदय तक पहुंचने में सक्षम बनाया। गति, अचानक हमला करने की क्षमता और नदी की गतिशीलता के इस संयोजन ने प्रारंभिक हमलों के खिलाफ पश्चिमी यूरोप की तटीय सुरक्षा को अप्रभावी बना दिया। महाद्वीपीय यूरोप और ब्रिटिश द्वीपों में राज्य विखंडित या अपेक्षाकृत कमजोर थे, जो मठों जैसे समृद्ध और खराब संरक्षित लक्ष्यों की पेशकश करते थे। इन पूजा केंद्रों में न केवल सोने, चांदी और पांडुलिपियों के खजाने थे, बल्कि ये ज्ञान के केंद्र भी थे, जिनका विनाश या लूटपाट एक प्रतीकात्मक और भौतिक आघात का प्रतिनिधित्व करता था। इन प्रारंभिक यात्राओं से प्राप्त धन और सामान ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश के रूप में कार्य किया। सफलता ने बड़े अभियानों को वित्त पोषित किया, अधिक लोगों को आकर्षित किया और सफल वाइकिंग नेताओं की स्थिति को ऊंचा किया। वाइकिंग्स की सबसे स्थायी छवि कुल्हाड़ी चलाने वाले योद्धा की है, जो उनकी छापेमारी की आग में बनी प्रतिष्ठा है। लिंडिसफर्ने पर हमले के बाद से हमलों की आवृत्ति और पैमाने में वृद्धि हुई है, जो समुद्री डकैती के साधारण कृत्यों से लेकर राजनीतिक और क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले संगठित सैन्य अभियानों तक विकसित हो गए हैं। डेन्स ने मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस पर ध्यान केंद्रित किया। इंग्लैंड में 865 ईस्वी में आए ग्रेट हीथेन आर्मडा ने एक आदर्श परिवर्तन को चिह्नित किया। अब यह केवल लूटपाट का मामला नहीं था, बल्कि विजय का मामला था। ईवर द बोनलेस और हाफडान जैसे नेताओं के नेतृत्व में वाइकिंग्स ने एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की को ध्वस्त कर दिया तथा नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया और मर्सिया के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की। केवल अल्फ्रेड महान के अधीन वेसेक्स राज्य ने ही सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 878 ईस्वी में वेडमोर की संधि ने इंग्लैंड के विभाजन को औपचारिक रूप दिया। डेन लॉ, डेनिश कानूनी और राजनीतिक नियंत्रण के तहत एक विशाल क्षेत्र। यह समझौता केवल सैन्य नहीं था, यह वाइकिंग बसने वालों का एकीकरण था, जो अपने कानून, रीति रिवाज और भाषा लेकर आए थे तथा अंग्रेजी संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गए। महाद्वीप पर डेनिश और नॉर्वेजियन वाइकिंग्स ने सीन, लॉयर और गैरोन जैसी नदियों पर नौकायन किया और प्रमुख शहरों की घेराबंदी की, जिसमें 885 से 886 ईस्वी में पेरिस की प्रसिद्ध घेराबंदी भी शामिल थी। फ्रांस में वाइकिंग खतरे का समाधान 911 ईस्वी में आया, जब राजा चार्ल्स द सिंपल ने वाइकिंग नेता रोलो को उस क्षेत्र का एक हिस्सा प्रदान किया, जो बाद में नॉर्मैंडी, नॉर्थमैन की भूमि बन गया। रोलो और उनके वंशज नॉर्मन्स ने शीघ्र ही ईसाई धर्म और फ्रेंच भाषा अपना ली, लेकिन वाइकिंग सैन्य साहस और संगठनात्मक कौशल को बरकरार रखा। विडंबना यह है कि 1.5 शताब्दी बाद वाइकिंग्स के इन वंशजों ने 1066
166 में इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की, जिससे एंग्लो सैक्सन युग का अंत हो गया। वहीं दूसरी ओर नॉर्वे वासियों ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और शेटलैंड द्वीप समूह, ऑर्कनेय द्वीप समूह, हेब्रिड्स और आइल ऑफ मैन पर अपना उपनिवेश स्थापित किया तथा वहां कृषि, व्यापार और समुद्री डकैती के लिए अड्डे स्थापित किए। उन्होंने समुद्री राज्यों की स्थापना की, जिनमें डबलिन जैसी बस्तियां शामिल थीं, जो आयरलैंड में वाइकिंग शक्ति और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। स्वीडन या वरांगियन उन्होंने पूर्व की ओर देखा। पूर्वी यूरोप की नदियों जैसे नीपर और वोल्गा पर नौकायन करते हुए उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए, जो बाल्टिक को बाइजेंटाइन साम्राज्य और मुस्लिम खिलाफतों से जोड़ते थे। उन्होंने किलेबंद व्यापारिक चौकियां स्थापित की, जो अंततः पहली स्लाव राजनीतिक संस्थाएं बन गईं, जैसे कीव और नोवगोरोड। नेस्टर के क्रॉनिकल में स्लावों पर शासन करने के लिए वरांगियन नेता रूडिक को दिए गए निमंत्रण का वर्णन है, जिसने रूसी राज्य के पूर्ववर्ती कीवन रस की नींव रखी। वारांगियन लोग कॉन्स्टेंटिनोपल में बाइजेंटाइन सम्राटों के वारांगियन गार्ड में कुलीन भाड़े के सैनिकों के रूप में भी काम करते थे, जो एक दुर्जय बल था जो अपनी वफादारी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वाइकिंग योद्धा। वाइकिंग वह सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वह एक पदानुक्रमित समाज का हिस्सा था। वहां का आंकड़ा मौजूद था बरसरकर योद्धा, जो कथित तौर पर युद्ध में क्रोध की अवस्था में चले जाते थे, और जागीरदार, बहादुर और वफादार आदमी। युद्ध एक मौसमी गतिविधि थी जो प्रायः स्वतंत्र लोगों के समूहों द्वारा की जाती थी, जो गर्मियों के मौसम में एक सरदार के अधीन एकत्रित होते थे तथा सर्दियों में अपने खेतों में लौट जाते थे। इन समूहों के अनुशासन और संगठन के साथ साथ उनके बेहतर हथियारों, जिसमें लोहे की तलवारें, चेन मेल और गोल ढाल शामिल थे, ने उन्हें प्रारंभिक मुठभेड़ों में महत्वपूर्ण सामरिक लाभ दिया। हिंसा के अलावा वाइकिंग्स असाधारण खोजकर्ता और व्यापारी थे। व्यापार उनके अभियानों का जीवन रक्त था। विलासिता की वस्तुओं, इस्लामी चांदी, बीजांटिन रेशम, मसाले और रणनीतिक संसाधनों, दास, फर, लकड़ी की आवश्यकता ने उत्तरी गोलार्ध में व्यापार मार्गों के विकास को प्रेरित किया। डेनमार्क में हेडेबी, स्वीडन में बिरका और नॉर्वे में काउपांग जैसी प्रमुख बस्तियां ग्रीनलैंड से बगदाद तक फैले व्यापार नेटवर्क में केंद्र के रूप में विकसित हुईं। वाइकिंग्स मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे तथा चांदी, सिक्के, बढ़िया कपड़े और हथियारों के बदले में सुदूर उत्तर और पूर्व से माल, एम्बर, मार्टन फर, वालरस हाथीदांत, दास लाते थे। पूर्वी मार्गों से प्राप्त इस्लामी चांदी वाइकिंग युग के दौरान धन और मुद्रा का मुख्य थी। स्कैंडिनेविया में अरब सिक्कों के भंडार का पाया जाना उनके व्यापारिक संपर्कों की विशालता का मौन प्रमाण है। वाइकिंग अन्वेषण उत्तरी अटलांटिक में अपने चरम पर पहुंच गया। अधिक जनसंख्या, आंतरिक राजनीतिक संघर्षों और नए चरागाहों की खोज से प्रेरित होकर नॉर्वेवासी पश्चिम की ओर और आगे बढ़े। आइसलैंड पहली महान खोज और उपनिवेशीकरण था। 870 ईस्वी के बाद से हेराल्ड फेयरहेयर जैसे राजाओं के बढ़ते प्रभुत्व से भागकर लोग आइसलैंड में बसने लगे। वहां उन्होंने ऑल्थिंग, दुनिया की सबसे पुरानी संसद, एक विधायी और न्यायिक सभा जिसने आइसलैंडिक राष्ट्रमंडल को एक जटिल और विकेंद्रीकृत कानूनी संरचना के साथ शासित किया, जिसे इतिहास में दर्ज किया गया है ग्रेलाघंस, ग्रे गूज के कानून। आइसलैंडिक गाथा जो मौखिक रूप से प्रसारित हुई और बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत की गई। वाइकिंग जीवन, वंशावली और मानसिकता के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत है। आइसलैंड से अन्वेषण जारी रहा। एरिक द रेड, जिसे हत्या के आरोप में आइसलैंड से निर्वासित किया गया था, ने लगभग 985 ईस्वी में ग्रीनलैंड की खोज की और उसे अपना उपनिवेश बनाया। ग्रीनलैंड की पूर्वी और पश्चिमी बस्तियां वाइकिंग समुदाय थे जो लगभग 500 वर्षों तक वहां रहे तथा खेती, पशुपालन और वालरस शिकार के बीच एक अनिश्चित संतुलन बनाए रखा। साथ ही यूरोप के साथ मूल्यवान हाथी दांत का व्यापार भी करते रहे। अन्वेषण का शिखर निस्संदेह उत्तरी अमेरिका की खोज और वहां उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास है। ग्रीनलैंडर्स की गाथाओं और एरिक द रेड की गाथा के अनुसार एरिक द रेड के पुत्र लीफ एरिक्सन ने पश्चिम की ओर यात्रा की और एक भूमि की खोज की जिसे उन्होंने विनलैंड नाम दिया,
जिसकी पहचान अधिकांश पुरातत्वविदों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में ला एन से ऑक्स मीडोज के रूप में की, जो एक नॉर्स बस्ती के स्पष्ट अवशेष वाला स्थल है। यद्यपि विनलैंड में बसावट अल्पकालिक थी, संभवतः स्वदेशी लोगों के साथ संघर्ष के कारण स्क्रेलिंग्स और शक्ति के केंद्रों से दूरी, यह तथ्य वाइकिंग्स को क्रिस्टोफर कोलंबस से लगभग 500 साल पहले अमेरिकी महाद्वीप पर पैर रखने वाले पहले जात यूरोपीय के रूप में स्थापित करता है। वाइकिंग युग नॉर्स बुत परस्ती और ईसाई धर्म के चौराहे पर विकसित हुआ। वाइकिंग मानसिकता को समझने के लिए, विशेष रूप से युद्ध में उनकी निडरता को समझने के लिए, उनकी पौराणिक कथाओं और भाग्य की उनकी अवधारणा को समझना अनिवार्य है। नॉर्स बुत परस्ती एक एकीकृत पवित्र ग्रंथ वाला एक रूढ़िवादी धर्म नहीं था, बल्कि यह मिथकों, अनुष्ठानों और विश्वासों का एक समूह था जो प्रकृति और युद्ध में गहराई से निहित था। नॉर्स ब्रह्मांड 9 दुनियाओं में विभाजित था, जो ब्रह्मांडीय राख वृक्ष यग्द्रसिल द्वारा एकजुट थे। पुरुषों की दुनिया मिडगार्ड थी, असगार्ड एसिर देवताओं का घर था और वानाहेम वानिर देवताओं का घर था। मुख्य देवता थे ओडिन, सभी के पिता, युद्ध, बुद्धि, कविता और जादू के देवता। ओडिन एक जटिल देवता थे जिन्हें अक्सर युद्ध के आनंद और गुप्त ज्ञान से जोड़ा जाता था। उन्होंने वल्लाह से शासन किया, वह महान हॉल जहां वाल्किरीज गिरे हुए योद्धाओं को इकट्ठा करते थे। एनहर्जर। थोर, गड़गड़ाहट के देवता, मिडगार्ड के रक्षक और आम लोगों में सबसे लोकप्रिय। उनका हथौड़ा म्योलनिर शक्ति और दैत्यों से सुरक्षा का प्रतीक था। जोतुन। फ्रेया, प्रेम, उर्वरता, युद्ध और जादू की देवी। सीडर। फ्रायर, उर्वरता, वर्षा और सूर्य के प्रकाश के देवता। वाइकिंग जीवन का केंद्रीय सिद्धांत था ओरलग, गंतव्य या गंतव्य परत, और हेमिंग, झगड़ा करना। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नॉर्म्स द्वारा बुना गया था, जिन्होंने यग्द्रासिल के चरणों में भाग्य के धागे बुने थे। हालांकि जीवन का अंतिम भाग्य पूर्व निर्धारित था, लेकिन जिस तरह से इसका सामना किया गया, उसने जीवन की दिशा निर्धारित की। हेमिंग। युद्ध में बहादुरी से मरने से न केवल वल्लाह में प्रवेश सुनिश्चित होता था, बल्कि सम्मान की एक ऐसी विरासत भी मिलती थी जो मृत्यु की अनिवार्यता से भी ऊपर थी। साहस और शाश्वत प्रसिद्धि पर इस जोर ने युद्ध में क्रूरता को बढ़ावा दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुनिया का अंत या राग्नारोक, यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी। यह अंतिम युद्ध था जिसमें देवता और मनुष्य अराजकता की ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे, जिनका नेतृत्व लोकी और दानव करेंगे। विश्व नष्ट हो जाएगा और फिर पुनर्जन्म होगा। विनाश और नवीकरण का एक चक्र जो प्रकृति के चक्रीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम संस्कार में पुनर्जन्म में विश्वास झलकता था। नेताओं को अक्सर नावों में दफनाया जाता था, जिनमें सामान और बलि साकी, कभी कभी दास या जानवर भी शामिल होते थे, भरी होती थी, ताकि मृतक को गजालब्रू, मृत्यु के बाद के जीवन के लिए पुल के पार ले जाया जा सके। ओसेबर्ग जहाज और गोकस्टेड जहाज की खोज से इन अनुष्ठानों और लकड़ी की नक्काशी में वाइकिंग कलात्मक निपुणता के बारे में समृद्ध जानकारी मिलती है। वाइकिंग युग का पतन, आत्मसातीकरण, धार्मिक रूपांतरण और शक्ति के सुदृढ़ीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। जैसे जैसे वाइकिंग समूह स्थिर होते गए और शासक वर्ग बन गए, जैसे नॉर्मैंडी, डेनलो या कीवन रस में, उनकी रुचि लूट से हटकर स्थिरता और व्यापार की ओर स्थानांतरित हो गई। ईसाई धर्म में धर्मांतरण युग के अंत में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक था। यह कोई त्वरित या एकसमान प्रक्रिया नहीं थी। इसकी शुरुआत अक्सर अभिजात वर्ग से होती थी, जो ईसाई धर्म को यूरोप के अमीर और शक्तिशाली राज्यों का धर्म मानते थे। वंशवादी विवाहों और राजनीतिक गठबंधनों ने इसमें भूमिका निभाई। डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ जेलिंग में स्थित उनके स्मारक पर दावा किया गया है कि उन्होंने डेन्स को धर्मांतरित किया था, और नॉर्वे के ओलाफ द्वितीय, संत ओलाफ जैसे लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कभी-कभी बलपूर्वक नए धर्म को थोपा। ईसाईकरण के कारण स्कैंडिनेविया का यूरोपीय सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में एकीकरण हो गया। धर्म प्रांतों की स्थापना की गई, चर्चों का निर्माण किया गया और सामाजिक संरचना प्रारंभिक सामंती मॉडल की ओर बढ़ी।
स्कैंडिनेविया में राजनीतिक एकीकरण ने वाइकिंग युग के अंत को भी चिह्नित किया। नॉर्वे जैसे हेराल्ड हार्ड्राडा, डेनमार्क और स्वीडन जैसे मजबूत राजाओं के अधीन एकीकृत राज्यों के गठन ने छोटे पैमाने पर छापे मारने की पुरानी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। इन राजाओं ने नॉर्डिक सैन्य ऊर्जा को आंतरिक युद्धों या बड़े अधिक पारंपरिक बाहरी अभियानों की ओर निर्देशित किया, अक्सर ईसाई जगत के नाम पर। पारंपरिक रूप से वाइकिंग युग के अंत के रूप में उद्धृत घटना 1066 में स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई है। वहां अंतिम महान वाइकिंग नेता नॉर्वेजियन राजा हेराल्ड हार्ड्राडा को अंग्रेजी राजा हेरोल्ड गॉडविंसन ने पराजित कर मार डाला। तीन सप्ताह बाद विलियम द कॉन्करर, रोलो के एक आत्मसात वंशज, द्वारा इंग्लैंड पर नॉर्मन विजय ने प्रदर्शित किया कि नॉर्स शक्ति अब मूर्ति पूजक छापों के माध्यम से प्रकट नहीं होती थी, बल्कि एक संगठित और ईसाईकृत बल के माध्यम से प्रकट होती थी। वाइकिंग युग ने विश्व इतिहास में एक निर्विवाद विरासत छोड़ी। आनुवंशिक दृष्टि से अध्ययनों से पता चलता है कि ब्रिटिश द्वीप समूह और उत्तरी अटलांटिक में जनसंख्या में काफी मिश्रण है। भाषाई दृष्टि से आधुनिक अंग्रेजी पुराने नॉर्स उधार शब्दों से भरी है, जिसमें रोजमर्रा के शब्द भी शामिल हैं। स्काई आकाश, टेक लेना, फेलो साथी और लॉ कानून। स्थानों के नाम जिनके अंत में बाई शहर या थॉर्प यूनाइटेड किंगडम में गांव प्राचीन डेनिश बस्तियों की ओर इशारा करते हैं। कलात्मक दृष्टि से ओरनेस शैली और अन्य वाइकिंग कला शैलियां लकड़ी की नक्काशी, धातु का काम एक अद्वितीय गतिशीलता प्रदर्शित करती हैं। इसकी कानूनी प्रणाली आइसलैंडिक कॉमनवेल्थ बिना केंद्रीकृत कार्यपालिका के शासन में एक उल्लेखनीय राजनीतिक प्रयोग था। अंततः वाइकिंग्स की कहानी ऐसे लोगों के समूह की कहानी है जिन्होंने आवश्यकता, महत्वाकांक्षा और नौसैनिक श्रेष्ठता से प्रेरित होकर भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ दिया। उन्होंने यूरोप के मानचित्र को बदल दिया, राज्यों की स्थापना की, व्यापार मार्ग स्थापित किए तथा अपने पीछे मिथकों और गाथाओं का एक ऐसा समूह छोड़ गए जो आज भी लोगों को मोहित करता है तथा प्रेरणा का समृद्ध स्रोत है, जिससे यह साबित होता है कि वे केवल बर्बर नहीं थे। वे योद्धा, खोजकर्ता, व्यापारी और अपने स्वयं के दुर्जय युग के निर्माता थे। वाइकिंग्स का अध्ययन आज गाथाओं, पुरातत्व और आनुवंशिक विश्लेषण के संयोजन पर आधारित है, जो अक्सर लुटेरे की एकतरफा छवि को चुनौती देता है तथा एक जटिल और स्तरीकृत समाज को उजागर करता है जो लगातार गतिशील था तथा वैभव, धन और बसावट के लिए नए क्षितिज की तलाश में था। अराजकता और युद्ध के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद वाइकिंग समाज अत्यधिक संरचित था। इसे मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसा कि एड्डा कविता में वर्णित है। रिक्सथुला, दी थ्रॉल्स, दास, काल, स्वतंत्र पुरुष या किसान, और यार्ल, कुलीन। दी थ्रॉल्स वे अर्थव्यवस्था का आधार थे, जो मुख्य रूप से छापों या जन्म के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं थे और उन्हें खरीदा, बेचा या मारा जा सकता था। वाइकिंग दासता नस्लीय नहीं बल्कि सामाजिक थी और सिद्धांततः एक दास अपनी स्वतंत्रता खरीद सकता था। द काल वे जनसंख्या का विशाल बहुमत थे। वे जमींदार, किसान, कारीगर और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे जो अभियानों का बड़ा हिस्सा थे। उनका जीवन खेत के प्रबंधन के इर्द गिर्द घूमता था। बोअर, जो मौलिक आर्थिक और सामाजिक इकाई थी। स्वतंत्र महिला, गृहिणी। वाइकिंग समाज में घर के मुखिया को काफी अधिकार प्राप्त थे तथा वह वित्त और घर की चाबियों का प्रबंधन करता था। वे संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते थे, तलाक के लिए आवेदन कर सकते थे तथा उनकी भूमिका का सम्मान किया जाता था। दामगी दीगी तैयार वे योद्धा, अभिजात वर्ग, महान जमींदार और बेड़े के नेता थे। वे ही थे जिन्होंने बड़े बड़े हमलों का आयोजन किया और सैन्य तथा राजनीतिक शक्ति को बनाए रखा। अक्सर उपाधि के लिए लड़ते रहे कोनुंग्र रे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कानून मौखिक था और प्रशासन द्वारा लागू किया जाता था। थिंग, स्वतंत्र व्यक्तियों की एक सभा जो संसद और न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। द थिंग, यह सामाजिक एकजुटता, सामाजिक रक्त विवादों को सुलझाने, कानून स्थापित करने
और मामलों का न्याय करने के लिए महत्वपूर्ण था। वाइकिंग न्याय मौद्रिक मुआवजे पर आधारित था। मुआवजा खून के बदले के अंतहीन चक्र से बचने के लिए। वाइकिंग्स निपुण कारीगर थे, विशेष रूप से लकड़ी, धातु और वस्त्र निर्माण में। उनकी कला की विशेषता जटिल अंतर्गुंथित डिजाइन है, जिसमें अक्सर अद्भुत जानवरों और पौराणिक प्राणियों का चित्रण होता है। यह पशुवत शैली कई चरणों ओसेबर्ग, बोर्रे, जेलिंग, मैमन, रिंगरिके और उर्नेस से होकर विकसित हुई, जो युग के कालक्रम को चिह्नित करती है। वाइकिंग कला न केवल सजावटी थी बल्कि कथात्मक और कार्यात्मक भी थी। रनस्टोन्स संभवतः सबसे सुलभ कलात्मक साक्ष्य हैं। ये पत्थर कब्र के पत्थर नहीं थे, बल्कि जीवित लोगों द्वारा बनाए गए स्मारक थे, जो उन रिश्तेदारों की याद में बनाए गए थे जिनकी मृत्यु अक्सर विदेश में योद्धा या खोजकर्ता के रूप में हुई थी। रूनिक शिलालेख, जिन्हें अक्सर दरबारी कवियों द्वारा लिखा जाता था, स्काल्ड व वीरता और यात्राओं के कारनामों का वर्णन करते हैं। सुनार और लोहार का काम आवश्यक था। वाइकिंग तलवारें प्रतिष्ठित हथियार थीं, जिन्हें अक्सर महाद्वीप से आयात किया जाता था, जैसे कि प्रसिद्ध उल्फबर्ट तलवारें, लेकिन स्थानीय स्तर पर समृद्ध रूप से सजाए गए मूठ और म्यान के साथ। ब्रोच, टॉर्क और चांदी या सोने से बने कंगन जैसे आभूषण न केवल आभूषण थे, बल्कि पहनने योग्य धन और भुगतान के साधन भी थे, जिन्हें अक्सर लेन देन के दौरान टुकड़ों में काट दिया जाता था। चांदी को काट दिया जाता था। चांदी को काट दिया। वास्तव में चांदी के व्यापार ने केवल सिक्कों की ढलाई पर ही नहीं, बल्कि चांदी के वजन पर आधारित मौद्रिक प्रणाली को जन्म दिया। वाइकिंग्स का वर्चस्व समुद्र पर आधारित था। उनके जहाजों का डिजाइन अपने आप में एक तकनीकी क्रांति थी। वह वाइकिंग जहाज, इसका उपयोग मुख्यतः युद्ध और तीव्र अन्वेषण के लिए किया जाता था। यह लंबा, संकीर्ण और सममित था, पाल और चप्पुओं द्वारा संचालित था तथा उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका उथला ड्राफ्ट था, जिसके कारण यह रेत के टीलों पर फिसल सकता था तथा किसी भी समुद्र तट पर सीधे उतर सकता था, या बंदरगाहों या बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना नदियों में यात्रा कर सकता था। इससे उन्हें एक अजेय सामरिक आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ। चप्पुओं के उपयोग का अर्थ यह भी था कि वे हवा पर निर्भर नहीं थे, जो संकीर्ण मार्गों या आक्रमण युद्धाभ्यास के दौरान एक महत्वपूर्ण लाभ था। दी मा था। नार चौड़े और गहरे गड्ढों का उपयोग व्यापार तथा बसने वालों और पशुओं के लंबी दूरी के परिवहन के लिए किया जाता था। वे वर्गाकार मोमबत्तियों पर अधिक निर्भर थे। नौसैनिक युद्ध में वाइकिंग्स अक्सर अपने जहाजों को धनुष से धनुष तक बांध देते थे, जिससे एक स्थिर युद्ध मंच, एक प्रकार का तैरता हुआ किला बन जाता था, जहां से वे दुश्मन के साथ निकट युद्ध में संलग्न हो सकते थे। जमीन पर सबसे आम संरचना ढाल दीवार थी, शील्डबर्ग, एक दुर्जय रक्षात्मक और आक्रामक रणनीति जिसमें योद्धा एक दूसरे पर अतिव्यापी ढालों के साथ कोहनी से कोहनी तक पंक्तिबद्ध होते हैं। उनकी गति और प्रारंभिक आक्रमण की प्रचंडता, जिसका नेतृत्व अक्सर बरसरकर वे अपने कम अनुशासित प्रतिद्वंद्वियों की संरचना को तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। वाइकिंग्स का प्रभाव विरोधाभासी था, विनाश और सृजन। उन्होंने प्रारंभिक आयरलैंड की मठवासी व्यवस्था को नष्ट कर दिया और एंग्लो सैक्सन राज्यों को नष्ट कर दिया, लेकिन साथ ही एक व्यापार नेटवर्क बनाया जिसने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और स्थायी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की। वाइकिंग युग, जो लगभग 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य तक फैला था, केवल छापेमारी और लूटपाट का काल नहीं था, बल्कि अन्वेषण, व्यापार, बसावट और सांस्कृतिक अंतरक्रिया का एक जटिल गतिशील काल था, जिसने यूरोप की तस्वीर बदल दी। पुरातत्व और भाषा विज्ञान की बदौलत कुल्हाड़ी लिए खून के प्यासे योद्धा की लोकप्रिय छवि अब अधिक सूक्ष्म समझ में आ गई है। वाइकिंग, जो एक चतुर व्यापारी और धैर्यवान बसने वाला व्यक्ति होने के साथ साथ एक दुर्जय योद्धा भी था। इन नॉर्डिक लोगों का प्रभाव रूस के मैदानों से लेकर उत्तरी अमेरिका के तटों तक महसूस किया गया, जिसने आधुनिक राजनीति, कानून, भाषा और कल्पना पर अमिट छाप छोड़ी। वाइकिंग युग की शुरुआत का उत्प्रेरक विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। प्रस्तावित कारकों में स्कैंडिनेविया में अधिक जनसंख्या, नए व्यापार मार्गों और धन की खोज,
और नौसेना प्रौद्योगिकी में सुधार, विशेष रूप से नौसेना के निर्माण शामिल हैं चरमराहट, व्यापारी जहाज और लॉन्गशिप, ड्राकर, और ब्रिटिश द्वीपों के मठ केंद्रों से अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त होने वाली संपत्ति का आकर्षण, जैसे कि 793 में लिंडिसफर्ने पर प्रसिद्ध छापा। इन लंबी नौकाओं ने अपने उथले मसौदे और महान गतिशीलता के साथ वाइकिंग्स को नदियों पर चढ़ने, मुख्य भूमि में गहराई तक प्रवेश करने और पारंपरिक तटीय सुरक्षा को मात देने में सक्षम बनाया। प्रारंभिक आक्रमणों का स्थान शीघ्र ही कब्जा और उपनिवेशीकरण ने ले लिया। ब्रिटिश द्वीप समूह में 9वीं शताब्दी की महान मूर्ति पूजक सेनाओं ने संपूर्ण एंग्लो सैक्सन राज्यों को ध्वस्त कर दिया। वाइकिंग्स ने न केवल चोरी की, बल्कि वे उस भूमि पर खेती करने के लिए भी रुके। नॉर्डिक प्रभाव का समेकन क्रिस्टलीकृत हुआ। डेनलॉ पूर्वी और उत्तरी इंग्लैंड का एक क्षेत्र जहां डेनिश कानून और रीति रिवाज प्रचलित थे। यह कोई साधारण सैन्य अंतराल नहीं था, बल्कि नॉर्डिक कानूनी संस्कृति का गहन समावेश था। उदाहरण के लिए, डेनलॉ की प्रथाओं में स्थानीय जूरी के उपयोग पर जोर दिया गया, एक ऐसी प्रणाली जिसने अंग्रेजी सामान्य कानून के बाद के विकास के लिए एक मौलिक मिसाल कायम की। नॉर्स शब्दावली ने पुरानी अंग्रेजी में भी घुसपैठ की, जिससे रोजमर्रा के हजारों शब्द जैसे स्काई, स्कील, देना, लेना। इस संश्लेषण प्रक्रिया का समापन इस आकृति में हुआ। कैनोट द ग्रेट डेनमार्क में 1016 से थी, जिन्होंने इंग्लैंड, डेनमार्क और नॉर्वे के सिंहासन को उत्तरी सागर साम्राज्य में एकीकृत करने में कामयाबी हासिल की। कैनूट, एक ईसाई और चतुर शासक, ने न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि एंग्लो सैक्सन और डेनिश कानूनों के अनुसार सम्मानपूर्वक शासन भी किया। कैनूट ने डेनलॉ में जो शांति और स्थिरता लाई, उससे व्यापार और शांतिपूर्ण एकीकरण में मदद मिली। युद्ध का चक्र बंद हुआ और संरचित शासन की शुरुआत हुई। उनके शासनकाल तथा उनके वाइकिंग पूर्ववर्तियों और उत्तराधिकारियों के शासनकाल ने यह सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड का कानून और प्रशासन एंग्लो नॉर्स संश्लेषण से विकसित हुआ, जिसने बाद में नॉर्मन सुधारों के लिए मंच तैयार किया। वाइकिंग शक्ति को आत्मसात करने और प्रक्षेपण करने के मामले में सबसे सफल समूह विरोधाभासी रूप से वे थे जिन्होंने सबसे जल्दी अपनी भाषाई जड़ों को त्याग दिया। नॉर्मन्स, मूलतः डेनिश और नॉर्वेजियन वाइकिंग्स, जो 10वीं शताब्दी में रोलो के नेतृत्व में उत्तरी फ्रांस में बस गए थे। नॉर्मन्स ने फ्रांसीसी संस्कृति की भाषा, धर्म और कई रीति रिवाजों को अपना लिया। हालांकि उनकी जोरदार सैन्य भावना, जो खंदकों वाले महलों के निर्माण और उनके प्रशासनिक और संगठनात्मक कौशल में प्रकट हुई, केवल फैलती रही। 1066 में विलियम द कॉन्करर द्वारा इंग्लैंड पर विजय के बाद नॉर्मन्स ने परिदृश्य, अभिजात वर्ग और अंग्रेजी भाषा को मौलिक रूप से बदल दिया। इंग्लैंड से परे उनका प्रभाव पूरे भूमध्य सागर तक फैल गया। उन्होंने सिसिली और दक्षिणी इटली हॉटविले के साथ में राज्य स्थापित किए, और मध्य पूर्व में धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नॉर्मन्स वाइकिंग दृढ़ता और अनुकूलनशीलता के प्रतीक बन गए तथा उन्होंने अपनी खोजपूर्ण और योद्धा भावना को सामंती और ईसाई संदर्भ में अनुवादित किया। इसके साथ ही पूर्व में स्वीडिश वाइकिंग्स, जिन्हें के रूप में जाना जाता है, वरांगियन रूसियों ने पूर्वी यूरोप के विशाल जंगलों से होकर नदी मार्गों का अनुसरण किया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र और किले स्थापित किए जो बाल्टिक को बाइजेंटियम और इस्लामी दुनिया से जोड़ते थे। वह कीवन रस रुरिक जैसे वरंगियन नेताओं द्वारा स्थापित इसने एक विशाल क्षेत्र को समेकित किया। यद्यपि नेतृत्व मूलतः नॉर्डिक था, लेकिन जनसंख्या और संस्कृति गहराई से स्लाविक हो गई। फिर भी इसके संस्थापकों की व्यापार और शासन संरचना बरकरार रही। यह राज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन के भावी राष्ट्रों का बीज बन गया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में राज्य निर्माण के लिए उत्प्रेरक बनने की वाइकिंग्स की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। ग्रीनलैंड में वाइकिंग बस्ती का इतिहास एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करता है। उदासी भरा कोड़ा वाइकिंग युग के अन्वेषणात्मक आवेग से लेकर उस बिंदु को चिह्नित करते हुए जहां नॉर्डिक महत्वाकांक्षा प्राकृतिक दुनिया की दुर्गम सीमाओं से मिलती थी। 10वीं शताब्दी के अंत में करिश्माई और चालाक एरिक द रेड, जिसे हत्या के आरोप में आइसलैंड से निर्वासित किया गया था, कुछ लोगों के समूह को ग्रीनलैंड के बर्फीले तटों पर ले गया।
अधिकाधिक बसने वालों को आकर्षित करने के लिए विपणन रणनीति के तहत भूमि का नाम ग्रीनलैंड रखकर उन्होंने समुदाय की नींव रखी। दो मुख्य बस्तियां उभरी, पूर्वी बस्ती ईस्ट्री बिग्ड और पश्चिमी बस्ती वेस्ट्री बिग्ड। लगभग 500 शताब्दियों तक ये प्रवासी आर्कटिक भूमि पर ही रहे तथा उन्होंने अपनी जीवन शैली को बनाए रखा, जो पारंपरिक नॉर्डिक संस्कृति और जलवायु के कारण उत्पन्न अनुकूलन का एक अनिश्चित मिश्रण थी, जो आज की तुलना में हल्की तो थी लेकिन लगातार चरम पर थी। वाइकिंग ग्रीनलैंड में जीवन एक सावधानी पूर्वक संतुलित निर्वाह अर्थव्यवस्था द्वारा चिह्नित था। उनका भोजन और आर्थिक आधार भेड़ और बकरियों के झुंड पर निर्भर था, जो छोटी गर्मियों के दौरान दुर्लभ तटीय घास के मैदानों में चरते थे। सील का शिकार और कुछ हद तक मछली पकड़ना उनके आहार का पूरक था। हालांकि बाहरी दुनिया से उनका महत्वपूर्ण संबंध वालरस हाथीदांत का निर्यात था। ध्रुवीय भालू की खाल और जीवित बाज के साथ वालरस के दांत यूरोप के साथ उनके विनिमय की मुख्य मुद्रा थे, जिससे उन्हें लोहा, लकड़ी, अनाज और विलासिता की वस्तुएं जैसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में सहायता मिलती थी। ट्रांसअटलांटिक व्यापार पर इस निर्भरता का मतलब था कि इसकी समृद्धि आंतरिक रूप से यूरोपीय बाजार और समुद्री स्थितियों की गतिशीलता से जुड़ी हुई थी। हालांकि 13वीं शताब्दी के बाद से पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों के संगम ने बस्तियों की नाजुक नींव को नष्ट करना शुरू कर दिया। लघु हिमयुग की धीमी लेकिन निरंतर शीतलन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने उत्तरी अटलांटिक की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। समुद्र अधिक ठंडा और अशांत हो गया तथा बर्फ की परतें फैल गईं, जिससे आइसलैंड और नॉर्वे के लिए जहाजरानी मार्ग अधिक खतरनाक और अप्रत्याशित हो गए। पशुओं के लिए चारागाह कम हो गए, कृषि उपज कम हो गई तथा शिकार कम विश्वसनीय हो गया। इसके साथ ही वालरस हाथीदांत की यूरोपीय मांग में भारी गिरावट आई। हाथीदांत, जो अधिक विदेशी और प्रचुर मात्रा में था, अफ्रीका से वैकल्पिक व्यापार मार्गों के माध्यम से यूरोप में आने लगा। अपना मुख्य निर्यात उत्पाद खो देने के कारण ग्रीनलैंड के निवासी स्वयं को आर्थिक जाल में फंसा हुआ पाते हैं। अलग थलग होने के कारण नॉर्वे के राजघराने से सहायता छिटपुट और रुक रुक कर मिलती रही। अंतिम जात जहाज 1410 में पहुंचा और खेती करने की क्षमता कम होती गई, जिससे बस्तियां धीरे धीरे सिकुड़ती गईं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि स्वास्थ्य में गिरावट, पशुधन की संख्या में कमी तथा समुद्री संसाधनों के उपभोग की ओर आहार संबंधी आदतों में बदलाव आया है, जो बढ़ते प्रणालीगत तनाव का संकेत है। पूर्वी बस्तियों के नवीनतम अभिलेख 15वीं शताब्दी के आरंभ के हैं। इसका अंततः लुप्त होना जलवायु इतिहास और समाजशास्त्र में एक रहस्य बना हुआ है। कई सिद्धांतों पर विचार किया जा रहा है। क्रमिक भुखमरी, मदद की तलाश में अंतिम असफल यात्रा, या यहां तक कि इनुइट थुले के साथ अंतिम टकराव, जो दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे और आर्कटिक वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त थे। नॉर्स समुदाय की बढ़ती शत्रुतापूर्ण वातावरण के साथ पूर्णतया अनुकूलन करने, या इनुइट की उत्तरजीविता तकनीकों को आत्मसात करने और सीखने में असमर्थता वाइकिंग युग के निर्णायक मोड़ को रेखांकित करती है। असीमित विस्तार का स्थान भूगोल और जलवायु की दुर्गम सीमाओं ने ले लिया। वाइकिंग महत्वाकांक्षा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। आज वाइकिंग युग एक शक्तिशाली सांस्कृतिक मिथक बन गया है। 19वीं सदी की रोमांटिक दृष्टि, जिसे ओपेरा और साहित्य द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिसमें प्रतिष्ठित सींग वाले हेलमेट जैसी अशुद्धियां थीं, को अब अधिक सूक्ष्म प्रशंसा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आधुनिक शोध, अत्याधुनिक पुरातत्व, भाषा विज्ञान तथा आइसलैंडिक गाथा के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित है, जिससे एक अधिक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जा सके। समकालीन कल्पना में वाइकिंग साहस, आंदोलन की स्वतंत्रता, लचीलापन और अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी केवल यूरोपीय इतिहास का एक खूनी अध्याय नहीं है, बल्कि तलवार, युद्ध, चप्पू, व्यापार और अन्वेषण और अथक प्रयास के बीच जटिल अंतर संबंध है। हेमिंग, जीवन और स्मृति में स्थायी प्रसिद्धि और विशिष्टता। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार तक।